हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ प्रेम प्रकाश। तो चलिए, जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज हम जीएस और जीके के इस थ्योरी वाले सेगमेंट का आज तीसरी क्लास हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, दो क्लास जीव विज्ञान की, एक कोशिका की और एक इससे संबंधित शब्दावली तथा कल्चर्स की क्लास जो हम अपलोड कर चुके हैं, जाके आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत अच्छी क्लास है। और आज ये हमारी नोट्स की तीसरी क्लास है, जी हाँ, जीव विज्ञान की। और यहाँ पर आज हम तीसरी क्लास में जीव विज्ञान से कुछ तथ्य के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, देर ना करते हुए शुरुआत करेंगे क्लास के। और आप लोग हमारे इस जीएस विद प्रेम यूट्यूब के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ से थ्योरी सेगमेंट आपको तथा 6 से लेकर 12 तक के एमसीईआरटी एमसीक्यू का एक मेन टॉपिक है जो कवर कराया जा रहा है। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर भी आपको दी जा रही है। और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट यूपी स्पेशल का और यूपी पुलिस और होमगार्ड के लिए भी प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। तो आप लोग हमारी जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सेगमेंट से। जी हाँ, पहला हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम लोग जीव विज्ञान के बारे में, जैसे कि पहले हम दो क्लास में कोशिका और उसके शब्दावलियाँ तथा कल्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लवक, जी हाँ, लवक से शुरुआत करेंगे। जो यहाँ लवक, थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो लवक, जी हाँ, जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं। जी हाँ, प्लास्टिड, लवक को हम प्लास्टिड भी कहते हैं। या 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, लवक जैसे कि आप लोग जानते हैं इसे प्लास्टिड कहा जाता है अंग्रेजी में। इसे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अवर्डी लवक, जी हाँ, जिसे अवर्डी लवक कहते हैं, जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। दूसरा है वर्डी लवक, जी हाँ, जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और तीसरा है हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अवर्डी लवक, वर्डी लवक और हरित लवक। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं अवर्डी लवक के बारे में। जी हाँ, अवर्डी लवक जो ल्यूकोप्लास्ट है, यह खाद्य संचय करता है, सफ़ेद होता है और जैसे कि अनाज, गेहूँ आदि। तो ये अवर्डी लवक जो है ये हमारा खाद्य संचय करता है और सफ़ेद होता है, जैसे कि गेहूँ हो गया, अनाज हो गया, इस तरह का इसका उदाहरण है। तो ये ल्यूकोप्लास्ट होता है अवर्डी लवक। अगला देखेंगे, पादप में खाद्य संचय जो स्टार्च के रूप में करता है। जी हाँ, पादप में जो है यह खाद्य संचय अवर्डी लवक स्टार्च के रूप में करता है। और जंतु में खाद्य संचय ग्लाइकोजन के रूप में करता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ अवर्डी लवक के बारे में हमने देख लिया कि पादप में जो खाद्य संचय है स्टार्च के रूप में करता है, तजंतु में जो खाद्य संचय है ग्लाइकोजन के रूप में करता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और यह 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रोटीनोप्लास्ट, जी हाँ, दूसरा है एलियोप्लास्ट, तीसरा है एम्प्लायोप्लास्ट। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अवर्डी लवक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे वर्डी लवक के बारे में। जी हाँ, वर्डी लवक की चर्चा करेंगे। वर्डी लवक क्लोरोप्लास्ट जिसे कहते हैं। यह पुष्पों, पत्रों, फलों को आकर्षित बनाता है। जी हाँ, यह पुष्प, पत्रों, फूलों को आकर्षक बनाता है, फलों को आकर्षक बनाता है। जैसे कि टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपिन के कारण, यह वर्डी लवक के कारण होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। गाजर का नारंगी जो है, ये नारंगी रंग है जो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। पीलिया जो होता है बिलिरुबिन की कमी से, बिलिरुबिन की अधिकता से होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी हमारा वर्डी लवक का उदाहरण है। मूत्र का पीला होना भी यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। इसे भी वर्डी लवक कहते हैं। तो ये सब वर्डी लवक के उदाहरण हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोग यहाँ कई फैक्ट क्लियर कर लिए। मूत्र का पीला होना यूरोक्रोम वर्णक के कारण, पीलिया बिलिरुबिन की अधिकता के कारण, गाजर का नारंगी रंग बीटा कैरोटीन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे हरित लवक के बारे में। जी हाँ, हरित लवक के बारे में देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट जिसे कहते हैं, पर्णहरित, इसे या मैग्नीशियम भी इसे कहा जाता है। हरित लवक जो है पादपों के रसोई घर के रूप में होते हैं। जी हाँ, हरित लवक जो है पादपों में रसोई घर के रूप में संग्रहित होते हैं। और पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरित लवक में संपन्न होती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ हमने क्लियर कर लिया कि पौधों में जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हरित लवक में संपन्न होती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने तीनों लवकों, वर्डी लवक, अवर्डी लवक और हरित लवक, तीनों के बारे में समझा और उसके उदाहरण को भी समझा। तो इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे अगले अगले स्लाइड पे। यहाँ पर थोड़ा हम आपको दिखा भी दें, थोड़ा दिखाएंगे चित्र के माध्यम से कि पौधों में क्या क्या जैसे होता है। जैसे ये देखिए, ये पौधा है आपका, यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद ये सूर्य है यहाँ पे, यहाँ से सनलाइट इसको मिल रही है। और ये हरित लवक है यहाँ पे, पर्णहरित, जहाँ से भोजन बना रहा है, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये इसकी जड़ है और पानी यहाँ से मिल रहा है। तो इस तरह हम लोगों ने चित्र के माध्यम से भी समझ लिया कि मतलब कैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किस तरह वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। तो ये हमारे नोट्स का कुछ मतलब
इमेज था जिसे हमने यहाँ पर रखा है, उसे आप देख के आप समझ सकते हैं कि पौधे कैसे अपना भोजन बना रहे हैं। यहाँ पर आप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहे हैं तथा यहाँ से सनलाइट भी उसे मिल रही है और वहाँ से भोजन बना रहे हैं। C6H12O6 और ऑक्सीजन भी ग्रहण कर रहे हैं हरित लवक के माध्यम से। तो इसे आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे। जी हाँ, अगला भी चित्र हम देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया देखिए कैसे होती है, तो इसके बारे में देख लेंगे। तो 6CO2 प्लस 6H2O मिलकर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 बनाते हैं। जी हाँ, और 6O2 ऑक्सीजन भी गैस होते हैं। यह एक सरल अणु से जटिल अणु बनता है जिसे एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जी हाँ, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कैटाबॉलिक रिएक्शन, जो कि जटिल अणु से सरल अणु बनते थे, तो वहाँ पर हम कैटाबॉलिक थे। और यहाँ पर सरल अणु से जटिल अणु बन रहा है तो इसे हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में यहाँ पर परिवर्तित होती है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हमने देख लिया कि प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने की क्रिया जो है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होना कहते हैं। अगला देखेंगे, श्वसन जो है प्रकाश संश्लेषण का जस्ट उल्टा होता है। श्वसन जो होता है प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। वहाँ पर हमने श्वसन की प्रक्रिया में पढ़ा था कि C6H12O6 प्लस O2 मिलकर ये कैटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं और यहाँ पर CO2H2O प्लस 38 ATP ऊर्जा भी यहाँ पर करते हैं। तो इसे आप लोग हमने पिछले क्लास में देखा था, तो इसे आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर दो फैक्ट हम क्लियर कर लिए। पहला कि यह एक प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन है, और दूसरा इस सरल अणु का जटिल अणु में टूटना जो होता है एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है, और जटिल अणु का सरल अणु में टूटना कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है। इसे आप लोग याद रख सकते हैं। और यहाँ हम लोगों ने रिएक्शन भी देख लिया कि प्रकाश संश्लेषण में कैसे भोजन बनता है। इसे आप देख सकते हैं। ये 6CO2 प्लस H2O मिलकर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 अपना भोजन बनाते हैं। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे। अगला फैक्ट, पौधे श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन उत्सर्जन करते हैं। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। पौधे जो है श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर छोड़ते हैं। तो इसे आप लोग याद सकते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है श्वसन का ठीक उल्टा होता है। तो यहाँ इसे आप लोग श्वसन की प्रक्रिया में जो रिएक्शन होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि यहाँ जटिल अणु सरल अणु में टूटते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सरल अणु से जटिल अणु में टूटती है, इसलिए इसे हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है तथा हरे रंग में सबसे कम होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार। लाल रंग का प्रकाश संश्लेषण जो है, लाल रंग में जो होता है प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है तथा हरे रंग में सबसे कम होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब अगला हम लोग देखेंगे, स्वपोषी, जी हाँ, जिसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं अंग्रेजी में, जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पौधे हो गए प्रकाश संश्लेषण द्वारा। जी हाँ, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। अगला देखेंगे विषमपोषी, जी हाँ, जिसे हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि मनुष्य, हम लोग जो कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो यहाँ इसे हम लोगों को विषमपोषी कहा जा सकता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला फैक्ट, गुणसूत्र, वॉल्टेयर ने धागेनुमा संरचना जिसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं और आनुवंशिक पदार्थ DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर गुणसूत्र जो है ये वॉल्टेयर ने धागेनुमा संरचना जिसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं और आनुवंशिक पदार्थ जो है DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जिसे 46 गुणसूत्र कहते हैं। जी हाँ, 23 जोड़ी होते हैं इसमें। काई गुणसूत्र ऑटोसोम्स जो कि 44 होते हैं, 22 जोड़ी इनको कहा जाता है। 6 क्रोमोसोम्स एलोसोम्स 2 जोड़ी XY नर और XX मादा होती हैं। यही गुणसूत्र नर या मादा का निर्धारण करते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। 6 क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये 2 जोड़ी होते हैं, जैसे कि XY और XX जो होता है मादा का होता है, XY जो होता है नर का होता है, और यही गुणसूत्र जो होते हैं नर मादा का निर्धारण करते हैं। अपवाद में आपका देखा जाए तो अंडाणु जो है, अंडाणु और शुक्राणु स्पर्म में 23 गुणसूत्र होते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अंडाणु और शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, एक इसका अपवाद है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में देखेंगे, थोड़ा न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, न्यूक्लिक अम्ल DNA ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो कि अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। जी हाँ, DNA जो कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में यह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल मौजूद होता है और यह न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। जी हाँ, न्यूक्लियोटाइड के यह बहुलक होते हैं और न्यूक्लियोटाइड शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक
प्लस फास्फेट के मिश्रण को ही कहते हैं। जी हाँ, जो ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं या न्यूक्लियोटाइड्स प्लस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फास्फेट के मिश्रण को भी न्यूक्लियोटाइड कहा जा सकता है। तो यहाँ आप लोग इसे याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन आए तो आप इस पर राइट आंसर लगाएंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फास्फेट रहित न्यूक्लियोटाइड जो होता है न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। जो फास्फेट रहित होते हैं मतलब जिसमें फास्फेट नहीं होता है उस न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। और जिसमें शर्करा प्लस नाइट्रोजन होता है, इसमें शर्करा और नाइट्रोजन की मात्रा होती है, फास्फेट नहीं होता है, तो इसे न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। इसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि जिस न्यूक्लिक अम्ल में फास्फेट नहीं होता है उसे हम न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। इसमें शर्करा और नाइट्रोजन की मात्रा रहती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे नाइट्रोजनी क्षारक के बारे में। जी हाँ, नाइट्रोजनी क्षारक जो कि प्यूरिन और पिरामिडिन होते हैं। जी हाँ, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होते हैं। जी हाँ, ये 4 प्रकार के प्रोटीन हैं जो कि हमारे इसमें क्षारक में होते हैं। प्यूरिन और पिरामिडिन नाइट्रोजनी क्षारक में होते हैं, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन भी होते हैं। इसे हेलिक्स द्विकुंडलित मॉडल भी कहते हैं। जी हाँ, इसे हेलिक्स द्विकुंडलित मॉडल भी कहते हैं, जो कि वाटसन और क्रिक के द्वारा और विल्किंस के द्वारा खोजा गया था। 1962 में जो नोबेल विजेता भी रहे हैं इसके लिए। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि नाइट्रोजनी क्षारक जो है प्यूरिन और पिरामिडिन होते हैं, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन भी होते हैं। इसे हेलिक्स का द्विकुंडलित मॉडल भी कहा जाता है। इसको वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस के द्वारा खोजा गया। 1962 में इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन क्षारक में से एडेनिन जो है ये थायमिन के साथ करता है, फिर ग्वानिन जो है ये साइटोसिन के साथ क्रिया करता है, और साइटोसिन जो है ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन से क्रिया करता है, और थायमिन जो है यहाँ पर एडेनिन के साथ क्रिया करता है। इसे आप लोग याद रख सकते हैं, डबल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि एडेनिन का थायमिन हो जाएगा, ग्वानिन का साइटोसिन हो जाएगा, साइटोसिन का ग्वानिन हो जाएगा तथा थायमिन का एडेनिन हो जाएगा। इसे आप लोग याद सकते हैं। ए से टी, जी से सी, सी से जी और टी से ए। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग अगला देखेंगे। जी हाँ, अगला जो है आरएनए में एडेनिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। जी हाँ, आरएनए जो होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, इसमें एडेनिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। यहाँ हम लोग ये डीएनए की बात कर रहे थे, ये डीएनए की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है कि एडेनिन की जगह, जी हाँ, जो यहाँ एडेनिन होता है आरएनए में, यहाँ इसकी जगह पे यूरेसिल आ जाता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि आरएनए में जो है एडेनिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, तथा आरएनए जो है राइबोस रेट्रोवायरस है, जैसे कि एड्स में एचआईवी के रूप में होता है, एक रेट्रोवायरस होता है। अगला हम लोग देखेंगे जीन। जी हाँ, यह डीएनए का भाग होता है, जीन के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, जीन ये डीएनए का भाग होता है और यह विशेष लक्षण निर्धारित करता है। जी हाँ, यह विशेष लक्षण निर्धारण करता है। यह वंशागति वाहक निर्धारक भी होता है। जी हाँ, जीन के बारे में हमने देखा कि जीन जो होता है डीएनए का भाग होता है, यह विशेष लक्षण निर्धारण करता है तथा यह वंशागति का वाहक और निर्धारक होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, अगला देखेंगे कि जो डीएनए होता है इसका ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए में और एमआरएनए का ट्रांसलेशन जो है प्रोटीन के में होता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये हमारा चक्र भी कई बार पूछा गया है एग्जामों में कि डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन है एमआरएनए के रूप में, फिर एमआरएनए का जो ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन के रूप में होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो नोट्स के रूप में देख लेते हैं, डीएनए आनुवंशिक सूचना एमआरएनए द्वारा प्राप्त कर ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जी हाँ, यहाँ हम देखेंगे कि डीएनए से जो आनुवंशिक सूचना होती है वो मैसेंजर आरएनए, जी हाँ, एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, इसके द्वारा प्राप्त करता है तथा इसको यह ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जी हाँ, जब डीएनए जो है इसका आनुवंशिक सूचना एमआरएनए को जब प्राप्त होती है तो यहाँ पर इस क्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर जो एमआरएनए प्राप्त सूचना के आधार पर प्रोटीन का निर्माण करता है तो उसे हम ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं। जी हाँ, ट्रांसक्रिप्शन मतलब अनुलेखन, और एमआरएनए से जब ट्रांसलेशन प्रोटीन कुछ का निर्माण होता है तो वहाँ पर ट्रांसलेशन जैसे अनुवादन क्रिया कही जाती है। तो इसे हम लोग यहाँ समझ लिए कि डीएनए के द्वारा जब अपनी सूचना आनुवंशिक सूचना एमआरएनए को देता है तो वहाँ ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। और जब एमआरएनए अपनी प्राप्त सूचना के आधार पर प्रोटीन का निर्माण कर देता है तो उसे ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं। इसे हम लोग याद रखेंगे, ये हमारे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि कृत्रिम जीन संश्लेषण 1968 में हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया और इसी के लिए उन्हें चिकित्सा नोबेल भी प्रदान किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। कृत्रिम जीन संश्लेषण जो है 1968 में हरगोविंद खुराना के द्वारा खोज की गई और उसके लिए उन्हें चिकित्सा का नोबेल भी दिया गया है।
तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर। आप लोगों को हम बता दें कि इसमें जो इस नोट्स में जो है बस आपको वही चीज़ कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए लिस्ट में महत्वपूर्ण हो। यहाँ पे कोई विस्तृत रूप से आपको पूरी पोथी लेकर हम नहीं लिख के दे देंगे कि आप पूरी पोथी रट जाएँ उसको, उसके बाद आपको कुछ याद ना हो। यहाँ पे आपको आपके इस फैक्ट में वही चीज़ शामिल किए गए जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज़ इन पर शामिल किए गए हैं। ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरूर पढ़ें। अगला हम लोग देखेंगे कोशिका के विभाजन 3 प्रकार से होता है। जी हाँ, यहाँ कोशिका के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो कोशिका के विभाजन जो है 3 प्रकार से होता है। पहला है असूत्री एमिटोसिस, जी हाँ, जिसमें जीवाणु प्रोटोजोआ शैवाल आते हैं, यह असूत्री विभाजन। दूसरा है समसूत्री मियोटोसिस, जी हाँ, मियोटोसिस जिसे कायिक कोशिका सोमेटिक सेल कहते हैं। तो और समसूत्री में आपका कायिक कोशिका हो गया एक सोमेटिक सेल, दूसरा हो गया जनन कोशिका से संतत कोशिका में गुणसूत्र की संख्या समान रहेगी, और तीसरा होगा एक जनन कोशिका से 2 संतत कोशिका बनती है। जनन कोशिका में 46 × 2 = 92 और 46 = 46, तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया। तीसरा हम लोग देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन, जी हाँ, मियोसिस जिसे कहते हैं। तो यहाँ हम लोग ने देखा कि कोशिका का विभाजन 3 प्रकार से होता है। एक असूत्री एमिटोसिस कहते हैं जिसमें जीवाणु प्रोटोजोआ शैवाल आते हैं। दूसरा है समसूत्री जिसे मिटोसिस कहते हैं, इसमें कायिक कोशिका जनन कोशिका तथा एक कोशिका से 2 संतत कोशिका बनती, इस प्रकार से इसमें इसको विभाजित किया गया है। और तीसरा है हमारा अर्धसूत्री जिसे मियोसिस कहते हैं, इसमें जनन कोशिका जेनेटिक सेल जो है अंडाणु तथा शुक्राणु के रूप में, और दूसरा जो है संतत कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आदि होती है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया, इस कोशिका के विभाजन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। असूत्री में जीवाणु प्रोटोजोआ शैवाल, समसूत्री में कायिक कोशिका सोमेटिक सेल होती हैं, तथा संतत कोशिका से संतत कोशिका, यहाँ जनक कोशिका से संतत कोशिका में गुणसूत्र की संख्या समान रहती है, तथा एक जनक कोशिका में 2 संतत कोशिका बनती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये हमारी समसूत्री कोशिका का उदाहरण है। अगला देखेंगे अर्धसूत्री में मियोसिस में एक जनन कोशिका जो है यह अंडाणु शुक्राणु से मिलकर बनती है, तथा संतत कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आदि होती है। यह हमारे अर्धसूत्री विभाजन का उदाहरण है, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे जनक कोशिका जो कि 46 × 2 = 92, इसमें 23 के रूप में रहते हैं, और एक जनक कोशिका में 4 संतत कोशिका बनती है। जी हाँ, यहाँ समसूत्री में हमने देखा कि एक जनक कोशिका में 2 संतत कोशिका बनती है, लेकिन अर्धसूत्री में एक जनक कोशिका में आपकी 4 संतत कोशिका बनती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया कोशिका विभाजन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, जी हाँ, पोषण के बारे में। जी हाँ, न्यूट्रिशन का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन जीवों की वृद्धि, विकास, सभी जैव प्रक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थों से युक्त भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। जी हाँ, जीवों की वृद्धि, विकास, सभी जैव प्रक्रमों से संचालन के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थों से युक्त भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। तो इसे आप लोग याद रखिए, पोषण का डिफिनीशन हो गया। पोषण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, पोषण के प्रकार की बात कर लें तो पोषण यहाँ पर स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जैसे कि पेड़ हो गया, पौधा हो गया, प्रकाश संश्लेषण, ये स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका विषमपोषी हो गया, जी हाँ, हेटेरोट्रॉप्स, इसमें आपका शाकाहारी, हर्पीवोरस, खरगोश, गाय आदि चीज़ें इसमें विषमपोषी में आते हैं। हम मनुष्य भी के अंदर इसमें मनुष्य भी आता है, कोई कोई आते हैं, सब नहीं आते हैं। बाकी मांसाहारी आपका कार्निवोरस जो कि शेर होता है, जी हाँ, एकदम प्योर मांसाहारी होता है। और सर्वाहारी ओमनीवेरस, जिसे मानव हो गया, बिल्ली हो गया, चूहा हो गया, ये सब सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने पोषण के प्रकार में देख लिया। पोषण के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी होते हैं, एक विषमपोषी होते हैं। तो हम लोग विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं, और विषमपोषी में आपका मांसाहारी सर्वाहारी होता है, और मांसाहारी में शेर होता है, सर्वाहारी में मानव, बिल्ली, चूहा आदि आते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया। बाकी स्वपोषी में आपका पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पर हम लोग अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, अपमार्जक, जी हाँ, स्कैवेंजर्स जिसे बोलते हैं। तो सबसे बड़ा अपमार्जक सियार, चील, इसे प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है। हमारे वातावरण में, एनवायरनमेंट में सियार और चील हैं जो, इनको प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि ये मृत सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनको ये साफ करते हैं, उनको खाते हैं, क्योंकि यह मृत पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। जी हाँ, जो मृत पदार्थ होते हैं उनको या खाते हैं। सियार और चील जो हमारे हैं, जितने भी मृत पदार्थ होते हैं उनको खा जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का अपमार्जक या प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे परजीवी, पैरासाइट्स जो होते हैं, जोंक होते हैं, जू होते हैं, ये सब हमारे पैरासाइट्स हैं। सहजीवी की बात करें तो सहजीवी में लाइकेन, जी हाँ, जो लाइकेन है ये हमारे सहजीवी का काम करता है। जी हाँ, शैवाल और फंजाई का, तो इसका सहजीवी लाइकेन है। अगला हम लोग देखेंगे कि भोजन जो है मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। जी हाँ, भोजन को 3 प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है
ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, जी हाँ, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, लिपिड्स। तो यहाँ हम लोग ने भोजन को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, वसा हो गया, लिपिड्स हो गया। ये हमारे ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ हैं। अगला देखेंगे शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ। जी हाँ, शरीर निर्माण के लिए आपका प्रोटीन बहुत लाभदायक होता है। अगला देखेंगे रोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ। तो रोधी क्षमता में की बात करें तो उसमें विटामिन हो गया, खनिज, मिनरल्स आदि सब हमारे जो है रोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ। तो यहाँ 3 प्रकार से हमने देख लिया। एक ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, लिपिड्स आ गए। शरीर निर्माण करने वाला आपका प्रोटीन हो गया, तथा रोधी क्षमता वाले जो हो गए विटामिन, खनिज और मिनरल्स आपके रोधी क्षमता वाले हो गए। तो यहाँ भोजन जो है मुख्यतः 3 प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर अगला देखेंगे कि भोजन में उपस्थित लास्ट सेगमेंट हम लोग देखेंगे भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया। यहाँ जो भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं उनको 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। आपका पहला है कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, भी हो गया, प्रोटीन हो गया, अगला हो गया वसा हो गया, अगला विटामिन हो गया, अगला ये हो गया खनिज हो गया, अगला हो गया एफ हो गया, जल हो गया। यही 6 ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी वजह से हमारी शरीर बनती है, और इन्हीं की 6 तत्वों के ऊपर हमारा शरीर टिका रहता है, हमारा शरीर कार्य करता है, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स का रोल होता है, प्रोटीन का रोल होता है, वसा का रोल होता है, विटामिन का रोल होता है, खनिज का रोल होता है, जल का रोल होता है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि इन्हीं 6 पोषक तत्वों की वजह से हमारे जो है शरीर बना है, और इन्हीं 6 तत्वों की मात्रा हमारे शरीर में रहती है। तो इन्हीं 6 तत्वों पर हमारा वो शरीर निर्भर रहता है। तो यहाँ इस तरह से हम लोगों ने आज का क्लास हम लोगों ने देखा, और हम लोग चलेंगे अब लास्ट में आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे, और उसका 30 क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमने इसका डिस्कस भी किया है पिछले क्लासों में। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन विटामिन कहलाता है। जी हाँ, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में भी दीजिए। अगला देखेंगे विटामिन की खोज किसने की थी। जी हाँ, ऑप्शन ए फंक, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी ब्राजीलियस, ऑप्शन नंबर डी वाटसन क्रिक। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा गुणसूत्र मादा का निर्धारण करता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए XX, ऑप्शन नंबर बी XY, ऑप्शन नंबर सी TX, ऑप्शन नंबर डी YY। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। जी हाँ, ये तीसरा क्लास GK GS के थ्योरी क्लास का तीसरा क्लास था। तो आपको यहाँ पर तमाम फैक्ट जो हमने क्लियर कराए, आपको यह क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं हमारे इस कमेंट बॉक्स में। और इस तरह की क्लास आप लोगों को बहुत कम मिलेगी यूट्यूब पे, क्योंकि इसमें वही से पढ़ाया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे वही चीज़ हमने लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे एग्ज़ाम में केवल पूछे जाते हैं। बकवास की चीज़ें इसमें नहीं ऐड की गई हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल GS विद प्रेम यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़िए। 2 क्लास पहले ही थ्योरी के अपलोड की जा चुकी हैं। ये साइंस की जीव विज्ञान की तीसरी क्लास है। आगे भी आपको जीव विज्ञान की क्लासेस जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी, और अब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी क्लास लेकर आएंगे। हफ्ते में 2 या 3 वीडियो आपको अपलोड मिलेगी थ्योरी सेगमेंट में, और फिर पॉलिटी का कराएंगे, फिर आपका हिस्ट्री का कराएंगे। इसी तरह आपको हर चीज़ की क्लास मिलती रहेगी यहाँ पर थ्योरी सेगमेंट में। और यह क्लास मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको किसी भी एग्ज़ाम के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आप देख लीजिएगा, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग 70 से 80% की सवाल मिलने की संभावना यहीं से है, और ज़रूर मिलेगा। आप लोग एक बार इसे ज़रूर पढ़िए। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके GS विद प्रेम की जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी PDF हमको शेयर कर दी जाएगी। बाकी हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और हम लोग हमारे क्लास से जुड़िए। करंट की क्लास आपको डेली कराई जा रही है। उसके साथ ही साथ 6 से लेकर 12 तक, सबसे इम्पॉर्टेंट 6 से लेकर 12 तक NCERT MCQ। जी हाँ, NCERT MCQ जो कि इस समय भूगोल का हम लोग 6-7 क्लास करवा चुके हैं, और 6 क्लास में हम साइंस और यहाँ पर इतिहास की भूगोल की 2 क्लास हम लोग NCERT के डाल चुके हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास NCERT की बेस पर पूरा NCERT का 6 से लेकर 12 तक के सभी MCQ हम लोग कराएंगे। और जो कि आप लोग जानते हैं कि NCERT का क्या रोल होता है हमारे एग्ज़ाम में। तो आप लोग हमारे इस क्लास से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और इस क्लास को आप 1 से 2 बार देखिए। छोटी क्लास रहेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा से लाभ होगा। और इसका PDF पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके GS विद प्रेम टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इसकी PDF शेयर कर दी जाएगी, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए सेगमेंट, एक नए थ्योरी क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग। नमस्कार, जय हिंद।